नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर के आए हूँ। आज 6 अक्टूबर 2023 है, जिसमें तीन न्यूज़पेपर का न्यूज़ साथ साथ आपको एडिटोरियल का एनालिसिस मिलेगा। 3 न्यूज़पेपर कौन कौन है इसमें? बिजनेस स्टैंडर्ड BS लिखा हुआ है, जनसत्ता और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो सिर्फ दिल्ली में मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले से टॉपिक से बॉन्ड और कच्चे तेल में नरमी से सुधरा बाजार। देखते हैं कि हाल ही में कच्चे तेल में बढ़ रहे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट से देशी शेयर बाजार को अपने 1 महीने के निचले स्तर से आज फिर वापसी करने में मदद मिली। अमेरिकी बॉन्ड, क्या नाम है इसका अमेरिकी बॉन्ड का? अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी निवेशकों के जोखिम लेने की क्षमता बढ़ी। ठीक है, अब बताइए कच्चे तेल की कीमत घटने से भारतीय शेयर बाजार में तेजी क्यों आया, निवेश क्यों बढ़ने लगा? देखते हैं, यहाँ कारण बताते हैं आपको। देखिए, कच्चा तेल जो है भारत में महंगाई दर को तय करता है। वैश्विक लेवल पर अगर कच्चे तेल की कीमत अगर बढ़ जाती है तो भारत में महंगाई बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखते कोई भी सामान है, गुड्स है, अब मंडी में आता है, ट्रक से आता है, ठीक है, और कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? जो व्यापारी है उसी सामान को उसको जोड़ करके फिर आगे बेचेगा वो, इससे सामान का दाम कीमत बढ़ जाता है। कीमत बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। देखिए, फिर आपको यहीं से इकोनॉमी से समझ में आएगा। कीमत बढ़ जाएगी तो कीमत बढ़ेगी तो क्या है, हाँ, क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा। कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो सप्लाई कम करना पड़ेगा। तो इसी वजह से क्या करता है, जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना कम कर देता है। फिर क्या होता है, जब महंगाई कम होती है भारतीय बाज़ार में, कहीं भी क्योंकि बाज़ार में, तो इन्वेस्टर जो है जो इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उसका बढ़ जाता है, निवेश करना बढ़ जाता है, निवेश की दर बढ़ जाता है। ठीक है, शेयर बाज़ार यही है, कारण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखते हैं क्या है, वैश्विक आर्थिक नरमी। क्या है? वैश्विक आर्थिक नरमी से उपभोग मांग कम होने की चिंता के मद्देनजर कच्चे तेल में गिरावट आई है। कच्चे तेल में इसकी गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में कच्चे तेल के दाम में तेजी सितंबर अंत में अमेरिकी फेडरल रिजर्व में के सतर्क बयान से शेयर बाजार में दोहरी मार पड़ रही थी। विश्लेषकों का कहना है अगर तेल के दाम में आगे नरम होते हैं तो केंद्रीय बैंक पर ब्याज दर ऊंची रखने का दबाव कम पड़ेगा। ठीक है, ऊंची। अब क्या यहाँ भी ये समझ सकते हैं ये मौद्रिक नीति से संबंधित हो गया। ठीक है, ब्याज दर को कम करना, ज़्यादा करना। ठीक है, जब महंगाई बढ़ जाती है तो महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दर को ऊंचा किया जाता है। इससे क्या होगा? ब्याज दर को ऊंचा करने से क्या हो जाएगा कि बैंक जो है अपने ग्राहकों को लोन कम देगा तो ग्राहक के द्वारा जो है मार्केट में डिमांड कम होगा तो महंगाई कम हो जाएगा। ये भी एक कारण होता है। चलिए, इस पर भी मैं आपको मौद्रिक नीति पर एक क्लास लूँगा आप लोग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप, ये भी है बिजनेस स्टैंडर्ड का ही है। सेवा गतिविधियाँ 13 साल के उच्च स्तर पर पहुँच गया है। सेवा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और टर्शियरी क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो टर्शियरी क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते? सर्विस सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर जो है उच्च स्तर पर है। 13 साल के अंतराल में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस समग्र व्यापार में सुधार के कारण नौकरियां बढ़ रही है। ठीक है, नौकरियां बढ़ रही है। तो आपको सेवा क्षेत्र में क्या क्या है? बीमा है, परिवहन है, टूरिज्म है, सब क्या सेवा क्षेत्र में ही काउंट होता है। एक मासिक सर्वेक्षण में जानकारी दी गई है। चलिए, इस पर इतना ही जानने का सेवा क्षेत्र का बढ़ गया। सेवा क्षेत्र में कौन कौन होता है? हो सकता है आपको BPSC में UPPC आप IAS में पूछ ले। ठीक है, क्योंकि चर्चा में सेवा क्षेत्र 13 वर्ष के चर्चा में इसलिए भी है कि काफ़ी वर्षों बाद 13 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। तो सेवा क्षेत्र में कौन कौन से काउंट होते हैं, कौन कौन से आते हैं, उस तरह का आपको ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है, तो वो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ACBI के चेयरमैन, ये भी क्या है? बिजनेस स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है। ये न्यूज है, बिजनेस स्टैंडर्ड का 20 लिखा हुआ आगे है, ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड का ही है। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन खारा का कार्यकाल बढ़ गया, तो इसके चेयरमैन का नाम क्या है? दिनेश खारा। SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का ही है कि नॉर्वे के लेखक
जॉन फांसे को मिला है क्या, साहित्य का नोबेल मिला है। इसे तो अच्छे से कर लेंगे आप, सभी एग्जाम के लिए VVI है। साहित्य के नोबेल किसे मिला है, जॉन फांसे को मिला है। ये कहाँ है, तो नॉर्वे का, और नॉर्वे का चौथा लेखक है जिसे साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ है। ठीक है, नॉर्वे का चौथा लेखक है। अभिनव नाटक के लिए, गद्य पद के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का ही है, BS लिखा हुआ बिजनेस स्टैंडर्ड का ही है। मुनाफेखोरी के मामले में समीक्षा होगी, मुनाफेखोरी के मामले, तो समीक्षा कौन करेगा, GST परिषद। अब GST परिषद क्या है, GST कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। GST परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। कौन कौन से सदस्य होते हैं, ये सभी आप लोग अपना सिनोप्सिस बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि चर्चा में होता है, परीक्षा में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है BS, ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड का ही न्यूज है। भारत ब्रिटेन व्यापार वार्ता में तेजी की वकायद की गई है। क्या होगा देखते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार केंद्र, इसको बोलते हैं FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की बातें हो रही है। देखिए BPSC में क्वेश्चन आया था ना, उसका आंसर ऑस्ट्रेलिया था, इस तरह का। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने वकायद तेज कर दिया है। क्वेश्चन आया कि हाल ही में FTA किसके साथ हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ब्रिटेन के साथ हुआ। अभी देखना होंगे कि अभी 2-3 दिनों से, सप्ताह भर में, कि कनाडा के साथ थोड़ा सा विवाद चल रहा है। तो कनाडा के साथ भी ऐसा प्रस्ताव आया था कि उसके साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए, लेकिन अभी वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि खालिस्तान के समर्थक को समर्थन कर रहा है कनाडा, जिसकी वजह से इस विवाद बढ़ गया है। तो अब इस पर तेज़ी से आगे बढ़ा जा रहा है भारत और ब्रिटेन के साथ FTA मुक्त व्यापार केंद्र। इसमें क्या होता है कि एक सूची बनती है, सूची बनती है, उसमें वस्तुओं की सूची बनती है, इस पर जीरो टैरिफ लगाया जाता है, जीरो टैरिफ लगाया जाता है, मतलब कि सीमा कर जो उस पर जीरो कर दिया जाता है, कुछ होता है उसको कम किया जाता है। ठीक है, तो इसमें यही होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। ठीक है, दोनों देशों के लिए, मतलब क्योंकि इसमें क्या होता है, निर्यात बढ़ जाता है, निर्यात एक दूसरे देशों में निर्यात बढ़ जाता है इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीस्ता नदी, ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड का ही, तीस्ता नदी। देखिए कल भी मैंने आपको बताया था, ये सब बहुत चर्चा में है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ है, आपसे पूछा जाएगा, उद्गम कहाँ है। तीस्ता नदी किस देशों के बीच ये विवाद है, तीस्ता नदी के विवाद भारत और बांग्लादेश में है, उसके पानी के लेकर के। ठीक है, देखिए ये सब जो झील है, देखिए तीस्ता नदी पर पनबिजली परियोजना स्थापित किया गया था। 60 मीटर, जो तो करीब 10 वर्षों से काम चल रहा था, 20 वर्षों से परियोजना का जो है, इस पर 60 मीटर ऊंचा बांध बन गया था, जो 10 सेकंड में ही जो है वो ढह गया, बह गया, टूट गया 10 सेकंड में ही, 60 मीटर ऊंचा। कौन सा है, दक्षिण की झील पे, दक्षिण लोकनक झील। ठीक है, ये बादल फटने से ऐसा हुआ। बादल फटना क्या होता है, कि बादल फटना होता है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर जगह पर, निश्चित समय में, पर्टिकुलर टाइम में अधिक बारिश होना, उसे कहा था बारिश, बादल फटना कहा जाता है। ठीक है, ये झील कहाँ है, सिक्किम के आसपास की हिमनद क्षेत्र में पारितंत्र की संवेदनशीलता, मौसम के तीव्र बदलाव जैसे घटनाओं की आशंका पहले व्यक्त किया गया था। ये सब कारण है इसमें। देखिए यहीं पे एक NH है, तीस्ता नदी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-10 के कुछ हिस्सों को भी बहा लिया गया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि NH-10 कहाँ है, तो सिक्किम में है। ठीक है, और तीस्ता नदी के किनारे है। ठीक है, इस घटना की वजह से हिमनद झील पर बादल फटने, हिमनद क्या है, झील कैसे बनता है। ठीक है, ये सभी इसमें दिया गया है। मैं इसका PDF डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग उसे अच्छे से कर लेंगे, पढ़ेंगे। दक्षिण लोकनक झील सिक्किम के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में समुद्र तल से 70,000 फुट की ऊंचाई पर है। लोकनक झील के पिघलने से बनने वाले झील को भूवैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने पहले ही अति संवेदनशील बताया था, इसका आशंका जता दिया था, ये खतरनाक है। ठीक है, और क्या है, दूसरी बात कि ये भूकंप के क्षेत्र जोन 4 में आता है, सिक्किम भूकंप के जोन 4 में आता है। तो कभी भी वहाँ आपको 8 रिएक्टर पर भूकंप आ सकता है, जिसके बाद भारी तबाही होने की संभावना है। ठीक है, आपको देखेंगे उत्तराखंड से लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल, आगे आ गया सिक्किम, इस सभी जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही है। भूस्खलन की घटनाएं देखिए, ये सब जो है आपको करते रहेंगे, आपको मेंस के लिए भी सब टॉपिक है, आपको IAS तक के में। ठीक है, तो भूकंप
भूकंप की जोन 4 में आता है। तो इस तरह की पहले ही आशंका जताया गया था, ठीक है। अब देखेंगे कि आप कहेंगे ये सब क्यों करवा रहे हैं, तीस्ता नदी, सिक्किम, सब आपने देखा होगा, मैंने कई बार कहा है, जो चर्चा में होता पर्चा में आता। किसी भी तरफ से आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। आपको मैंने उस पर क्वेश्चन डाला था आपको, ठीक है, उत्तराखंड पे, ठीक है, जोशीमठ के बारे में। सबसे ज़्यादा भूस्खलन वहीं हुआ था, सबसे ज़्यादा दरारें वहीं फटी थी, सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है वहाँ से, जोशीमठ से। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ दिया, उत्तराखंड का कौन सा जिला क्या कहते हैं, चीन के साथ सीमा बनाता है। कहा था जो चर्चा में होता, हो सकता है आपको आगामी जो 70वीं बीपीएससी होगा उसमें पूछ सकता है, जब कोई भी किसी भी पीसीएस में, आईएएस में, कि सिक्किम के साथ किस किस राज्यों की सीमा बनती है, सिक्किम का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिक्किम चर्चा में आया है, तो सिक्किम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है आपको दिख रहा है। सर्च करके आप लोग एक सिनॉप्सिस बनाते रहें, तैयारी करने का यही सही तरीका है। सिनॉप्सिस बनाते रहें, आपका अपना नोट्स बनाते रहें। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ करके अपने अनुसार बनाएंगे इसे। खुद से आप लोग भी नेट पर सर्च करके आपको सिक्किम से संबंधित जो भी न्यूज़ है उसको, जो भूगोल का, इतिहास का, उस सब से जोड़ करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का आगे देखते हैं। ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पूरी होने की संभावना, या मैंने आपको करवा दिया, ये भी बीएस का, बिजनेस स्टैंडर्ड का है, ठीक है। ये और अगले मंथ जो है ऋषि सुनक फिर से भारत आने की संभावना, प्रोग्राम बन रहा है इसी को लेकर के। चलिए ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड का है। गैर वाजिब प्रतिक्रिया क्या है, न्यूज क्लिक जो है चर्चा में है। कौन सा न्यूज क्लिक, न्यूज क्लिक क्या है, चर्चा में है, ठीक है। न्यूज क्लिक ये चर्चा में है, तो पर्चा में आ सकता है न्यूज क्लिक क्या है, क्या इस पर आरोप लगा, किस देशों के साथ इसमें मिली भगत का आरोप है, किस देशों से फंडिंग का आरोप है इस पर, ठीक है। तो चीन से इस पर फंडिंग का आरोप है न्यूज क्लिक का। इसके जो संस्थापक है इस सब जेल गया, इसको अरेस्टिंग की गई है, ठीक है। इस पर एक आरोप क्या है, देखिए आरोप क्या है इस पर। इस पर आरोप है कि इसमें 26 जो है ना, 26% जो है किसी भी न्यूज मीडिया में, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में विदेशी निवेश प्रत्येक एफडीआई की अनुमति है। कितना, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, चर्चा में है, ठीक है। क्योंकि ये लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा में है, कई देशों में चर्चा का विषय बना हुआ, ठीक है। आपको कई राज्यों में इसके विरुद्ध आंदोलन भी किया गया है, ठीक है। ये आरोप है कि इस पर तो आपको न्यूज़ चैनल में आपको कोई भी मीडिया हाउस है, मीडिया हाउस के लिए एफडीआई कितनी ज़रूरत सीमा है, तो 26% एफडीआई की सीमा है। और इससे क्या बचने के लिए सब क्या गया, शेयर को अधिक दामों में बेचा, अब विदेशी फंडिंग इसने प्राप्त किया, ठीक है। तो सब इस तरह का आरोप है इस पर, ये आपके लिए काम का है। 25% एफडीआई इसमें अंतिम सीमा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत ने कहा संप्रभुता का सम्मान करे अमेरिका। किससे कहा, अमेरिका से। अमेरिका से तो अभी संबंध ठीक ठाक चल रहा था, ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को भारत ने कह दिया कि मेरी संप्रभुता का सम्मान करे। देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत है, पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत जो है वो 2 क्षेत्रों का दौरा किया है पीओके के, पाक अधिकृत कश्मीर का। एक का नाम है गिलगिट, दूसरे का नाम है बल्टिस्तान की यात्रा किया है, ठीक है। इसमें क्या है, भारत का कहना है वो मेरा क्षेत्र है, पूरा कश्मीर मेरा क्षेत्र है, और बगैर अनुमति के आपने वहाँ की यात्रा किया है तो ये मेरे संप्रभुता के खिलाफ है। तो याद करें, गिलगित और बल्टिस्तान की यात्रा किया है हाल ही में अमेरिकी, जो पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी है बिजनेस स्टैंडर्ड का, बीएस का है। आगे देखें, मध्य प्रदेश में देखिए महिला से संबंधित है। मध्य प्रदेश में भी चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या है, वहाँ किया गया, महिलाओं को 35% आरक्षण दे दिया। बिहार में पहले से ही लागू है, मध्य प्रदेश ने भी दिया है, और ये महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाओं चलाते हैं ये, ठीक है। ये शिवराज सिंह चौहान लाडली योजना भी चल रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना भी चल रहा है। बच्चे के जन्म के बाद सरकार के द्वारा 3000 रुपया प्रत्यक्ष लाभ दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाडली बहन योजना है, कई तरह के महिलाओं, इन्हें मामा भी कहा जाता है वहाँ मध्य प्रदेश में, ठीक है। महिलाओं के लिए, बच्चियों की, लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं। नॉर्वे के लेखक को क्या मिला, आपको ये मैंने करवा दिया, जॉन फॉसो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। ये चौथा नॉर्वे के चौथे लेखक है जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए जनसत्ता का ही है, संपादकीय है, एडिटोरियल है। आया चुनौतियाँ हिमालय की, किसकी, तो
चुनौतियाँ हिमालय की, ठीक है। हिमालय में भूस्खलन क्यों हो रहा है, ठीक है। वहाँ क्या कहते हैं, बादल क्यों फट रहे हैं, तो भूस्खलन आने का एक बहुत बड़ा वजह है हिमालय जो है वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। क्या? नवीन वलित पर्वत हिमालय नवीन वलित पर्वत, ठीक है। और प्रत्येक साल जो है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर ये इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। कितनी? 5 सेंटीमीटर प्रत्येक साल, 5 सेंटीमीटर। तो भूस्खलन होने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, जीवित पर्वत है। जीवित पर्वत वही होता है जिसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, जीवित पत्थर वही होता है जिसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। तो हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वत है और इसकी ऊंचाई प्रत्येक साल 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो भूस्खलन का ये कारण है, ठीक है। अब है बादल फटना, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का वजह है। ग्लोबल वार्मिंग का वजह क्या है कि वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है, पहाड़ों में सुरंग बनाया जा रहा है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, आपको टूरिस्ट प्लेस बनाए जा रहे हैं, जहाँ प्लास्टिक उत्पादों से कचरा बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई हो रही है अंधाधुंध, सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। और सभी का वजह है, सभी कारणों की वजह से वहाँ चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही है। तो ये आपको इसका भी PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसे अच्छे से आप लोग अपना अपना नोट्स बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये भी है सिक्किम के सबक के वही बताया जा रहा है। लोकनक झील, इस पर पहले भी है ना स्कॉलर ने इस पर बताया था कि इस तरह की वहाँ संभावना हो सकती है, बादल फटना, भूस्खलन, ठीक है। तीता नदी जल का इसके बारे में पहले बताया गया है, ये इन्होंने बता दिया था। दक्षिण लोनक झील पर बादल फटना, इस तरह की घटनाओं की आशंका पहले ही जता दिया गया था, ठीक है, विशेषज्ञों द्वारा। तो ये सब अब देखेंगे, इसको डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पर। यहाँ देखिए, उत्तरी सिक्किम का वह प्रभावित इलाका भारत नेपाल सीमा के करीब है। भौगोलिक तौर पर इस जगह को संवेदनशील बताया जा रहा, ठीक है। 2 साल पहले अध्ययन में चेताया गया था, मैंने बताया कि 2 साल पहले ही आशंका जताई गई थी, चेताया गया था, वार्निंग दिया गया था। भविष्य में सिक्किम में दक्षिण लोनक झील फट सकती है, झील को फटने की आशंका भली बताया गया था, ठीक है। ये झील कैसे बनता है? ग्लेशियर जो फटता है, पिघलता है, उसी से ये झील बनता है, इस तरह के झील बनते हैं। और थोड़ी सी बारिश होती है तो जल स्तर बढ़ जाता है, और जल स्तर बढ़ने पर ये क्या होता है, डायरेक्ट फट के टूट जाती है, क्योंकि ये प्राकृतिक झील नहीं है, ठीक है। ये एक तरह का कृत्रिम झील बोलेंगे, ठीक है। ऐसा हुआ था, क्या जियोमॉर्फोलॉजी में इसका प्रकाशन भी हुआ था। इसमें रेखांकित किया गया है कि दक्षिण लोनक झील का स्तर हिमनद के पिघलने की वजह से 1 में खासा बढ़ रहा है। हिमनद झील के फटने के बाद और ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। हिमनद झील के फटने से बाढ़ आती है, जब हिमनद से पिघलने से बनी झील में अचानक बाढ़ आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, यहाँ देखते हैं। देखिए, हैदराबाद स्थित क्या है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि चर्चा में है, तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है, ठीक है। NRSC कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहाँ है? तो हैदराबाद में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, ठीक है। के मुताबिक सिक्किम में कितने झील हैं? हिमनद झील है। देखिए, हिमनद झील है, झील नहीं, इसको हिमनद झील, ठीक है। ग्लेशियर से जो झील बनते हैं, ठीक है, हिमनद से जो झील बनते हैं उसे हिमनद झील बोलते हैं, हिमनद से, ठीक है। ग्लेशियर से उससे बना हुआ पिघलने से 733 हिमनद झीलें हैं सिक्किम में, और 288 झीलें 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर होना भी एक इसके लिए खतरा है। दक्षिण लोनक झील समुद्र तल से 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 5000 से ज़्यादा। यह झील लोहनक हिमनद के जल से पिघलने से बनी है, ठीक है। अब आते हैं ई वाहन से कार्बन उत्सर्जन में कमी आई। ई वाहन से कार्बन उत्सर्जन में कितनी कमी आई है? तो 37.71 हज़ार टन की कमी आई है, ठीक है। तीसरा आपको लिखने के लिए मिलेगा मेंस राइटिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच रुपये घरेलू कार्ड का नया समझौता हुआ। क्वेश्चन आया कि हाल ही में कि रुपये घरेलू कार्ड के किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो UAE की बात के बीच हुआ है। क्या है? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स
लिमिटेड, भारत का है, NPC है, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है, ने संयुक्त अरब अमीरात के रुपए घरेलू कार्ड योजना, क्या नाम है इसका, DCS के साथ ये समझौता हुआ है। समझौता हुआ, उसका नाम क्या है, तो अल एहतियाद नाम रखे, इसका अल एहतियाद है, ठीक है। जैसे डिजिटल पेमेंट के लिए कौन सा वहाँ सिस्टम है UAE का, तो अल एहतियाद पेमेंट, ठीक है, उसके बीच समझौता हुआ, भारत के UPI के बीच और यहाँ का अल एहतियाद के बीच समझौता हुआ है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी वर्कर जो रह रहे हैं UAE में, और तो उनको वहाँ से अपनी कमाई भेजने में सुविधा होगी, उनको अपनी कमाई भेजने, भारत अपनी कमाई भेजने में इस तरह की सुविधा होगी, ठीक है, वहाँ ख़रीदारी करने में सुविधा होगी। देखिए क्या है इस समझौते से, ठीक, इस समझौते से डिजिटल लेन देन, देखिए आपको इकोनॉमिक्स से इस पर संबंध क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या करेंट का मान के चलिए आपके इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो ये सब आप कुछ पॉइंट को जाने, इस समझौते से फ़ायदा आप हो सकता है, आपको फ़ायदा लिखना हो, तो इस समझौते से डिजिटल लेन देन को, या इंटरव्यू में जवाब देना हो, इस समझौते से डिजिटल लेन देन को सुविधाजनक बनाने, भुगतान के नए विकल्प उपलब्ध कराने, भुगतान की लागत को कम करने से ये सब फायदे हैं, क्या है। इस क्षेत्र में अग्रणी देश के तौर पर उभरने का मौका मिलेगा AIP सेंट्रल बैंक ऑफ UAE। आगे कैलाश मानसरोवर के लिए नेपाल की योजना, यह है आपको जनसत्ता का है, ये जनसत्ता का। तो नेपाल का कहना है, नेपाल प्रधानमंत्री और वहाँ का विदेश मंत्री चाइना दौरा से लौटा है, तो उसका कहना है कि मानसरोवर कहाँ, तिब्बत में। तिब्बत किसी कब्जे में है, तो चाइना के कब्जे में है। वो बताया है कि एक वैकल्पिक रूट बना रहा है और आसान रूट बना रहा है मानसरोवर यात्रा के लिए। कौन बना रहा है, नेपाल तैयार कर रहा है। तो उसका कहना है कि इस मार्ग से भारतीय भी यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, जो इसमें सहूलियत होगी, आसान होगी, इसमें खतरा कम है, प्राकृतिक आपदाएँ कम आती है, ठीक है। तो ये संभावना है। अब सब तो कैलाश मानसरोवर चर्चा में है, तो कैलाश मानसरोवर से संबंधित आप सर्च करके अपना क्वेश्चन तैयार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण है, DGRS। देखिए RBI एक पोर्टल बनाया है, लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम है उद्गम। कौन सा, उद्गम। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्गम पोर्टल को किसने लॉन्च किया, या उद्गम पोर्टल जो किससे संबंधित है, तो RBI, ठीक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संबंधित है। अब तक 30 बैंक इससे जुड़ गए हैं। ये क्या है, RBI ने गुरुवार को बताया कि उद्गम पोर्टल पर अब तक 30 बैंक नए जुड़ेंगे। इस पोर्टल के जरिए क्या होगा, इस पोर्टल के जरिए खातों में पड़ी बिना दावे वाली राशि की जानकारी उपलब्ध होगी। बहुत सारे खाते ऐसे हैं, अकाउंट ऐसे हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है, तो उस तरह की जानकारी इससे प्राप्त होगी। क्या नाम है, उद्गम पोर्टल। और उद्गम पोर्टल को RBI द्वारा इसी वर्ष 17 अगस्त को लॉन्च किया गया था। तो ये जो है आपको 17वीं BPSC होगा, उसके लिए भी करंट अफेयर्स है। कब लॉन्च किया गया, 17 अगस्त को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये भी क्या है, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का है, ये तुमने करवा ही दी है। UAE में रुपे कार्ड जैसा पेमेंट नेटवर्क विकसित करेगा भारत। रुपे कार्ड की तरह भारत जल्द ही UAE में डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स की सुविधा के लिए डोमेस्टिक कार्ड देखें यहाँ क्या है, डोमेस्टिक कार्ड स्कीम DCS। देखिए आपने देखा है कि BPSC ने फुल फॉर्म भी पूछना शुरू कर दिया है, तो इसे याद रखें। ये चर्चा में है, कहा चर्चा में होता, पर्चा में किसी तरह से आता है। डोमेस्टिक कार्ड स्कीम DCS विकसित करेगा, ठीक है। UAE में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी मतलब सहायक कंपनी NPCI ने इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है, SIPL और AI की एहतियात पेमेंट के बीच समझौता हुआ है, ठीक। एहतियात मैंने बताया कि पहले आपको बताया है कि UAE के कौन सा है, ये AI एहतियात पेमेंट के बीच समझौता हुआ है, ठीक है। भारत और UAE के बीच व्यापार समझौता पहले ही हो चुका है, व्यापार समझौता पहले ही हो चुका है, इससे पहले ही हो चुका है। ये पिछले साल मई महीने में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें और आप, ठीक है,
सब्सिडी कंपनी ने बता ही दी है। रुपे कार्ड देखिए ये क्या है, भारत में यूएई के बीच व्यापार संबंध पहले हो चुका है। रुपे कार्ड की तरह यूएई में डीसीएस के विकसित होने से वहाँ डिजिटल ट्रांजेक्शन, देखिए यही आपको एडवांटेज लिखना होगा। क्या होगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन और ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स जैसे कि आप क्या ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ऑनलाइन खरीदारी से ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप खरीदारी करते हैं वो सब आता है ई कॉमर्स के अंतर्गत। डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गया कि आप जो है जो भी पैसा आप भेज रहे हैं तो उसके थ्रू जो भी आप खरीदारी करते हैं तो वो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन ही कहलाएगा, ठीक है। और ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है जो भी आप प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करते हैं। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स का चलन बढ़ेगा। बाद में दोनों देशों अपने अपने कार्ड से एक दूसरे देशों में भुगतान कर सकेंगे, ठीक है। जैसे कोई यूएई का नागरिक आया भारत में, ठीक है, घूमने आया, किसी भी तरह से के लिए आया, तो क्या वो भी अपने कार्ड से भारत में अपने खरीदारी कर सकता है, अपना पेमेंट कर सकता है, किसी से कोई सामान परचेज करता है तो अब भारतीय भी यूएई में परचेज कर सकता है, वहाँ से अपना मनी यहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यही फ़ायदे हैं, तो यही सब एडवांटेज है। यही से आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, यही पॉइंट्स आप अभी से करते रहेंगे, सिनॉप्सिस बनाते रहेंगे तो मेंस ऑफ पॉइंट व्यू से भी आपका प्रिपरेशन होता रहेगा, ठीक है। टीसीएस के विकसित होने के बाद रुपे कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। इसका फ़ायदा यह होगा कि यूएई में रहने वाले 35 लाख, एक चीज़ ध्यान देंगे, 35 लाख यूएई में लोग रहते हैं। कौन सा लोग, भारतीय रहते हैं, ठीक है, रहते। एक क्वेश्चन भी आया था 60वीं बीपीएससी में कि सबसे अधिक भारतीय कामगार किस देश में रहते हैं, तो यूएई में रहते हैं। कहाँ, यूएई में। और बिहार के सर्वाधिक कामगार किस देश में रहते हैं, तो सऊदी अरब में। दोनों में अंतर है। बिहार के सर्वाधिक कामगार सऊदी अरब में रहते हैं और भारत के समग्र रूप से सर्वाधिक कामगार कहाँ रहते हैं, तो यूएई में रहते हैं, ठीक है। 60वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ले आगे बढ़ते हैं। जब बता ही दिया कि नॉर्वे के लेखक को मिला है, ठीक है, साहित्य का नोबेल मिला है, चौथे लेखक है नॉर्वे का, ये बता दिया। हाँ, ये आप ध्यान रखें, इसकी जो कीर्ति है यहाँ, ठीक है, हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे क्योंकि आपको ये चर्चा में है। कौन, जॉन फास, ठीक है। तो जॉन फास की रचना है ये न्यू गेम सेप्टोलॉजी, ठीक है, ये इसकी रचना है, प्रसिद्ध रचना है, कीर्ति है। तो इसे हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 to 7। ये न्यू गेम सेप्टोलॉजी 6 to 7 इसकी रचना है, ये प्रसिद्ध रचना है। तो इससे क्वेश्चन पूछा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए विदेश नीति से इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। यहाँ क्या बोला है कि भारत चीन के साथ ही अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है। कौन, नेपाल के विदेश मंत्री, ठीक है, इसका नाम है नारायण प्रकाश सऊद और पुष्प कुमार धर प्रचंड, दोनों की नेपाल यात्रा चीन यात्रा संपन्न हुई है। उसके बाद नेपाल में आने पर काठमांडू में इन पत्रकारों ने इनसे सवाल क्वेश्चन पूछा, क्या नेपाल का झुकाव चीन की तरफ है। तो इन्होंने कहा, कुछ लोगों का कहना है कि नेपाल का झुकाव चीन की तरफ है, कुछ का कहना है नेपाल का झुकाव भारत की तरफ है, और तीसरे पक्ष का कहना है नेपाल का झुकाव अमेरिका के पक्ष में है। लेकिन हम सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, इनका कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको इंटरनेशनल रिलेशन पर जो क्वेश्चन आएगा उसमें लिखने में काम आएगा। देखिए एक नया फेस आया, न्यू फेस है ये। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव अगले साल होने जा रहा है, उसकी उम्मीदवार भी भारतवंशी। जिस तरह से ऋषि सुनक भारतवंशी अमेरिका के प्रधानमंत्री, उसी तरह देखें अमेरिका से और आर्थिक मदद मांगने, ठीक है, पर यूक्रेन को से खफा हुए कुमारा रामास्वामी कौन है, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी, जिससे, ठीक है, जिस पार्टी से ट्रम्प भी इसी पार्टी के मेंबर हैं, रिपब्लिकन पार्टी के। वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति है और जो बाइडन और उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस, वो दोनों जो है किस पार्टी के हैं, दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है। अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है और दावेदार भारतवंशी है, ठीक है, विवेक, इसका पूरा नाम है विवेक रामास्वामी। यूक्रेन युद्ध पर क्या बोले हैं, यूक्रेन जो है, यूक्रेन में चुनाव होने जा रहा है, तो यूक्रेन का राष्ट्रपति जो है लेवेंस्की है, वहाँ चुनाव करवाने के लिए अमेरिका से आर्थिक मदद मांगा है। इस पर इन्होंने कहा है कि आर्थिक मदद नहीं दी जा सकती है, ठीक है। कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन बुरा तनाशा है तो यूक्रेन भी अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसने क्या किया है, लेवेंस्की ने पहले क्या किया, अतीत में 11 राजनीतिक दलों पर इसमें प्रतिबंध लगा दिया। 11 पॉलिटिकल पार्टी पर, पीपी पर इसने प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो भी न्यूज़ चैनल वहाँ था,
सभी को सरकारी न्यूज़ चैनल में मर्ज कर दिया लेविंस्की, जो ठीक है यूक्रेन का राष्ट्रपति है अभी। तो इसका कहना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अगर बुरा तनाशा है तो यूक्रेन भी अच्छा नहीं है, इन लोगों ने तर्क दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनका नाम अभी चर्चा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या कर दिया, इसने कहा कि एक सरकारी मीडिया में भी सभी मीडिया को मिला दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते एक नाजी की प्रशंसा की और धमकी दी कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक मदद नहीं की तो चुनाव नहीं करा पाएगा। नाजी की प्रशंसा की। ठीक है, यहाँ देखें, और क्या 11 विपक्षी पार्टियों को क्या किया था, इसने ये प्रतिबंध लगा दिया था यूक्रेन का राष्ट्रपति। तो ये भी क्या है, इनका कहना है कि ये भी सही नहीं है, ये भी एक तरह का तनाशाही है। किनका, विवेक रामास्वामी भारतवंशी, जो अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट और शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, प्रियदर्शी IAS PCS टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर ले। इसका PDF मैं वहाँ डाल दूंगा। आप लोग अपने से खुद से इसको पढ़ करके भी, देख करके भी, वीडियो देख करके भी, पढ़ करके भी अपने से अच्छा से सिनॉप्सिस बनाते रहें। आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है BPSC, उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, क्योंकि अब वन लाइनर क्वेश्चन का ज़माना चला गया है। अपना नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।